नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। लक्ष्य वेदी बैच की ये फिर से क्लासेस शुरू हो चुकी है और इससे पहले कल वाली क्लास में अपन ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अपन शुरू कर चुके थे, जिसकी डिटेल आज पूरी पढ़ने वाले हैं। आज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आप लोगों के पूरा हो जाएगा। अच्छा, जो विद्यार्थी एक की बार बार कमेंट करते हैं ना, गुरुजी इतना पर्याप्त है क्या, ये पढ़ लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा ये वो, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आपको अब तक पढ़ी हुई क्लास, आपके पास में जो पुस्तक है और जो आप अभ्यास सीरीज जो भी आप ट्राई कर रहे हैं, जो आपके पास में कंटेंट है, क्या आपको उसका एक एक शब्द याद है? सबसे पहला टास्क है कि उसका एक एक शब्द याद होना चाहिए, क्योंकि यदि मैटर याद नहीं है, कंटेंट याद नहीं है, तो फिर पर्याप्त शब्द कहां काम आएगा। वैसे भी कंपटीशन एग्जाम में कभी भी पर्याप्त शब्द को साथ में लेके नहीं चले, उससे आप अपने आप को लिमिटेशन में, दायरे में बांध देते हैं। तो वो मत करिया करो टाबरो। पर्याप्त नाम लो शब्द कभी वही कौन, मतलब जो चीज सामने है वो 100% याद हो गई, दायरा अपने आप बढ़ेगा। आप तो ये देखो कि सिलेबस जल्दी से कवर हो और बार बार रिवीजन करोगे। अब जो चीजें याद आपको मान लो 100% हो गया, तो फिर आप लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी कि और पढ़ लिया जाए, और फिर वो और याद भी होगा, है ना। तो पर्याप्त नाम कभी भी लेके नहीं चले। हाँ, आप उसको ये देखना चाहते हैं, जज करना चाहते हैं कि ये क्लास है हमारे भाई लेवल के अनुसार है या नहीं, उसका सबसे बढ़िया तरीका है, अब तक जो भी प्रश्न इनसे रिलेटेड बने, महाद्वीपों से रिलेटेड बने, जैसे कि अभी अपने विश्व जीके पढ़ रहे हैं तो महाद्वीपों से रिलेटेड बने, तो देखो किसी भी एग्जाम में पीवाईक्यूज तो आजकल मिल जाते हैं, है ना, कहीं भी। तो वो देखो कि हाँ, ये वाले सवाल हमारे कवर हो रहे हैं, यानी कि हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों को सेल्फ जज करना पड़ेगा अपने आप को, तभी जाके जो है चीजें आसान होगी। पूरी तरीके से हथियार मत डाल दो कि हाँ कोई हमें पकड़ के ले जाएगा, सिलेक्शन ले ले भाई, ये रहियो सिलेक्शन ले ले, और यो ओ पढ़ियो सिलेक्शन ले ले, या नहीं भाई। अपने को प्रयास करने पड़ेंगे, खुद के प्रयास किए जाने से ही सफलता मिलेगी। मास्टर या कोई भी व्यक्ति आप लोगों के लिए मदद कर सकता है, मेहनत किसे करनी होगी, आप लोगों को करनी होगी। उम्मीद है समझ रहे होंगे इन चीजों को। चलो टाप शुरू करा के लक्ष्य बीती बैच की एक भी क्लास नहीं छोड़नी है। हम चाल या पर गाड़ी बिल्कुल टकाटक फुल स्पीड में, है नहीं, बढ़िया स्पीड में चाली और बढ़िया तरीके याद करने माते फोकस करा तो बिल्कुल बढ़िया तरीके थन पढ़नो है। अब देखो आज के पढ़ना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा उसको फिर से कवर कर लेता हूं कि हाँ भाई थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं अपन? दक्षिणी अमेरिका। याद है कि टावरो चीजा क्या गुरु जी की चीज कि कल की क्लास देखी हुई है तो ध्यान रहे कि हाँ कई चीजों में जिक्र कर रही हूँ। ये दक्षिण अमेरिका मैंने बताया था कि नहीं बताया? कि हाँ गुरु जी बताया तो हो, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका के मैंने इस दिशा में आप लोगों को एक मतलब प्राकृतिक स्थिति बताई थी। वो कौन सी थी? वो थी वेनेजुएला। क्या थी? वेनेजुएला की खाड़ी। वेनेजुएला की खाड़ी बताई कि नहीं बताई? कि हाँ गुरुजी बताई, ठीक है। यहां पे इस दिशा में अटलांटिक महासागर, इस दिशा में अटलांटिक महासागर। अब ये दिशा ऐसा नहीं कि मुझे ये दिशा भी बतानी पड़ेगी, ये दिशा, इसको पूर्व दिशा कहते हैं, इसको पश्चिम दिशा कहते हैं। इतनी तो जरूरत कौन है ना, इतनी जरूरत है तो मतलब पंचवर्षीय योजना लागी बिंगे बाद तो थान 5 साल मतलब अभ्यास करना पड़ी, 5 साल मतलब खपाना पड़ी, बिंगे बाद में सिलेक्शन हुई। इतनी जल्दी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। यदि इसकी इस दिशा में देखें, ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। यहाँ पे आ जाता है आप लोगों के कैरेबियन सागर। कौन सा आता है? कैरेबियन सागर। अब ये जो कैरेबियाई देश है, जैसे कि आप वेस्ट इंडीज वगैरह अपन देखते हैं ना, जमैका वगैरह, ये सारे देश जो अपने वेस्ट इंडीज की टीम आती है वो कैरेबियाई देश कहलाते हैं। तो वो कैरेबियन सागर और उसके आसपास जो बसे हुए द्वीप समूह है, उनमें ये लोग रहते हैं, ठीक है। यदि इसके बिल्कुल पश्चिम में देखोगे तो यहां पे है आप लोगों का प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में तो फिर सभी को याद है, कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका और अटलांटिक में कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे अपन महासागर पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो इसमें चिंता की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो रही स्थिति। अब एक और चीज पढ़ते हैं अपन साथ में। साथ साथ क्या है? एक और चीज जो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ ली थी, किसके बारे में? दक्षिणी अमेरिका। देखो चीजें बेटा जी मेरे साथ साथ आप लोगों को याद हो गई ना, तो वास्तव में आप अपने कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा जाओगे। और चीजें याद नहीं हो रही है तो फिर मैं तो आप लोगों को सप्ताह में
5 क्लासें दे रहा हूं, वो भी आधे से पौने घंटे की, बस मैं तो इतना ही समय ले रहा हूं। बाकी समय आप लोगों के लिए मैंने 23 घंटे छोड़ दिए। वो किस लिए है? आप लोगों को अदर चीजें पढ़नी है, आप लोगों को आपके विषय पढ़ने हैं, आप लोगों को और भी चीजें पढ़नी है। राजस्थान जी के जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं वो सारे पढ़ना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू देखने हैं, अभ्यास करना है, रिवीजन करना है, बहुत सारी चीजें। तो मैंने उसके लिए 23 घंटे छोड़ दिए हैं। आप 1 घंटा मेरे लिए रिजर्व रखें, उसमें से भी मात्र 40-45 मिनट, ज्यादा नहीं, आधा घंटा या 40-45 मिनट। अब देखो यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक तो ध्यान रखनी है अपन को इसकी खोज किसने की, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। एक इसके उपनाम क्या है, एक इसके उपनाम क्या है, ये ध्यान रखना है। तो देखो खोज के अंदर आप लोगों को पूछे ना, तो ये वही है, क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने की है? क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज की है, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की है। तो इसके फिर उपनाम ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप या पक्षी वाला महाद्वीप, ये कह सकते हो आप। इसे कहा जाता है निर्धन नागरिकों का, निर्धन नागरिकों का धनी महाद्वीप, धनी महाद्वीप, ठीक है। और क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है कोलंबस का भारत, कोलंबस का भारत इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे कोलंबस का भारत कहा जाता है। तो ये चीजें तो देखो आप लोगों को ध्यान में रखनी ही रखनी है, इसके अंदर तो कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। अब इसकी जो विशेषता है इसमें आप लोगों को आएगी, एक तो देखो अमेजन नदी, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और बेसिन के क्षेत्र से, या अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो सबसे चौड़ी नदी है ये। तो इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो अमेजन नदी आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक सबसे लंबी पर्वतमाला जो है ना वो ध्यान रखनी है, एंडीज पर्वतमाला। ये सारी चीजें अपन को बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर पढ़नी है सब, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला पढ़नी है ना। तो ये मुख्य मुख्य चीजें, टिटिकाका झील है, पेरू, बोलिविया, ब्राजील, ये सारे जो है देश इसके दक्षिण अमेरिका के अंदर ही आते हैं। पनामा नहर से ये उत्तरी अमेरिका से जुड़ती है, क्या ध्यान रखेंगे? पनामा नहर से इसका जुड़ाव उत्तरी अमेरिका से है, ठीक है ब्रो, ध्यान रखियो। ये चीजें ये बेसिक है, ये क्या चीजें हैं? ये बेसिक है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाई थी, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं। अब चलते हैं अपन मुख्य अपने जो है स्लाइड्स और मुख्य क्लास की तरफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट की जरूरत थोड़ी पड़ रही है, इसकी पड़ेगी क्या? ले लो। चलो बताओ, देखो अब यहाँ पे है 3 तरह के नक्शे लिए मैंने। एक तो क्या है कि मेरे पढ़ने वाला टाबर जी को है नहीं, सारा का सारा मेरे जड़ा ही है, यानी कि आने भी इंग्लिश कम आवे, मन तो बिल्कुल ही नहीं आवे, तो भी मैं कोशिश कर लिया करूं कि हाँ वो इंग्लिश में लिखियोड़ो कि BRAZIL है तो ब्राजील ही हुई, यहाँ अनुमान लगा दूं। लेकिन ए मेरा स्टूडेंट और अनुमान नहीं लगावे, तो ज्यादातर क्या है कि गुरुजी हिंदी में नक्शे लाओ, हिंदी में बहुत कम मिलते हैं, मिलते ही नहीं है, तो ले ओ हिंदी में नक्शा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें देख लो स्थिति, देख लो इसका जो ये दक्षिणतम भाग है ना, ये देखो कैसे दिखता है, जैसे इसको उल्टा करके ऐसे लगाओ नाक के आगे तो गेंडे के सींग जैसा लगेगा, तो इसे कहा जाता है हॉर्न अंतरिप कहा जाता है, कैप ऑफ हॉर्न बोला जाता है ना, सींग के जैसा है, ठीक। तो ये है दक्षिण अमेरिका। अब इसमें देशों की स्थिति देख लो, ये है वेनेजुएला, ठीक है, ये कोलंबिया, ये इक्वेडोर, ये पेरू, ये बोलिविया, ये चिली, ये अर्जेंटीना, ये ब्राजील, ये पराग्वे, ये उरुग्वे। तो ये सारे देश देख लीजिए इसके अंदर। इसके अलावा ये गुयाना है, ये है आपके सूरीनाम, ये है फ्रेंच गुयाना, ठीक, ये देख लिए। अब यहीं पे इसको बोला जाता है, ये जो है ना ये राजनीतिक नक्शा है। ये कैसा है? राजनीतिक नक्शा। ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। ये कैसा है? ये भौतिक मैप है, भौतिक नक्शा। अब भौतिक नक्शा है, भौतिक नक्शे के अंदर आप लोगों के पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, मरुस्थल, ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से इंगित की हुई होती है। और राजनीतिक नक्शा उसमें देशों की सीमाएं और देश सारे बताए जाते हैं, हालांकि उसमें भी नदियां वदियां बहा देते हैं, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ चलिए ये राजनीतिक नक्शा है। अब इसके अंदर क्या है, एक्चुअल चीज पता चल जाएगी, जैसे कि ये ब्राजील है, इसके अंदर से रियो नदी निकल रही है, मेडरा निकल रही है, अमेजन निकल रही है, नेग्रो निकल रही है, तो ये सारी पता रहेगी, है ना। अमेजन की सहायक नदियां ज्यादातर ब्राजील से होकर गुजरती है, अमेजन का भी ज्यादातर हिस्सा कहां? ब्राजील के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ये चीजें हैं, जैसे कि अब यहाँ पे ये देख सकते हो, जैसे कि ये इक्वेडोर दे रखा है, ये पेरू दे रखा है, ये यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है। तो इसके अंदर सारी चीज मैंने तीनों नक्शे लिए हैं और तीनों नक्शे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है। अच्छा, आप लोगों के लिए जो इन क्लासेस की पीडीएफ है वो ggdhub.com अपनी वेबसाइट पे क्लास के नीचे ही अटैच की जा रही है। साथ ही साथ विद्यार्थी कह रहे हैं कि गुरुजी टेलीग्राम पे भी दो, तो अब से, इससे पहले वाली तो आप लोगों को वेबसाइट से ही देखनी है, अब से आप लोगों को दोनों जगह दी जाएगी, वेबसाइट पे भी दे देंगे और आप लोगों को टेलीग्राम पे भी दे देंगे। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना सारे के सारे बच्चे, आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी वैकेंसी आने वाली है और अपन बहुत शानदार तरीके से तैयारी करने वाले हैं। फीस की चिंता मत करो, बस पढ़ने की चिंता करोगे। हाँ, पढ़ना कैसे है बस उसकी बाकी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब ये नक्शे जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से देख लेने। यदि यहाँ पे आओ आप, जैसे कि यहाँ एंको ह्यूमा चोटी है ये, ठीक है, यहाँ पे कोटोपैक्सी चोटी है, ये चिम्बेरोजो चोटी है, यहाँ पे ये जो आप लोगों को ब्राउन दिख रहा है ना, ये पूरी एंडीज पर्वतमाला है, यानी कि इसका पश्चिमी भाग पूरा एंडीज पर्वतमाला से रक्षित है एक तरीके से। इनकी दिशा पूछी जाती है, ध्यान रखना, ये दिशाएं पूछी जाती है, ठीक है। ये एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो पंपास मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान खूब है, लानोस, पंपास, कंपास, सेल्वाज, ग्रांड चाको, ये सारे जो है दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान है और इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब देखो एंको ह्यूमा चोटी यहाँ है, एकांकोगुआ ये पूछी जाती है, जो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है एकांकोगुआ, ये यहाँ पे है। इसके अलावा ओजस डेल सलेडो भी है यहाँ पे, जो दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो है कंपोस्ट घास के मैदान है, ये है माउथ ऑफ अमेजन कहा जाता है, अमेजन का मुख कहा जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को जो है बहुत अच्छी तरीके से मैप को जूम कर करके देखनी है। मैं यहाँ पे मैंने जो मार्किंग की है इसको हटा देता हूं ताकि आप लोगों को है ना ये चीजें बिल्कुल क्लियर मिले, ठीक है, ये क्लियर मिले। मार्किंग हटा देता हूं मैं, ठीक है ब्रो। तो देख लियो मैं 3 तरीके का नक्शा शामिल कर दिया है ना। अब चला के आगे मेन स्लाइड की तरफ। ओके, देखो भाई अलर्ट रहो। अब सबसे पहली चीज क्या पढ़ रहे हैं अपन, दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख पर्वत चोटियां। प्रमुख पर्वत चोटियां में मानकर चलो एंडीज पर्वतमाला जो है, एंडीज क्या है, पूरी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला से आप लोगों के प्रश्न बनेगा, जैसे कि अपन राजस्थान में पढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला। अब अरावली कोई एक पर्वत नहीं है, बहुत सारे पर्वत शिखर है उसके अंदर, वैसे के वैसे एंडीज पर्वतमाला है और इसके अंदर भी बहुत सारी चोटियां हैं। तो देखो एंडीज पर्वतमाला है ना, ये 7 देशों से निकलती है। कितने? 7 देशों से निकलने वाली पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरने वाली पर्वतमाला, ठीक है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, यानी कि इसके बाद में तो एंड ही है, ऐसे याद रखना कि विश्व की सबसे लंबी कौन सी है, इसके बाद में तो खत्म है, फिर कोई नहीं है। एंड इज द लास्ट, ठीक है, सबसे लंबी, द लॉन्गेस्ट एंड द लास्ट कौन सी, एंडीज। तो एंडीज पर्वतमाला याद रखें, लंबाई कितनी है, 7200। अब बहुत आराम से याद हो जाएगा कि देश कितने कितने देशों से निकलती है, 7 देशों से निकलती है। लंबाई कितनी है, तो फिर वापस जो है 7 याद रखने ना कि 7000 से भी ज्यादा है, यानी कि 7200 किलोमीटर। कितनी? 7200 किलोमीटर ये लंबी है, ठीक, याद हो गया। हिमालय के बाद सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी इसे ही माना जाता है कि हिमालय के बाद में सबसे ऊंची चोटियां भी इसी पर्वत श्रृंखला के अंदर पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका के अंदर, ठीक है। वेनेजुएला से लेकर अर्जेंटीना तक इसका विस्तार है। कहां से? वेनेजुएला से लेकर अर्जेंटीना तक इसका विस्तार है। यहाँ पे अभी आप इसके पश्चिम भाग में देखोगे ना, देखो मैं राजनीतिक ये भौतिक नक्शा लाता हूं। ये जो आप क्षेत्र देखते हो, ये जो पूरा क्षेत्र देखते हो, ये पूरा का पूरा है ना, ये एंडीज पर्वतमाला का क्षेत्र है, ये एंडीज पर्वतमाला का क्षेत्र है। अब अर्जेंटीना यहाँ नीचे तक आ रहा है, ये देखो ये पूरा अर्जेंटीना देश है ना, ये अर्जेंटीना यहाँ तक आ रहा है, यानी कि वेनेजुएला से लेके, ये वेनेजुएला से लेके और यहां तक पूरी एंडीज पर्वतमाला है, पश्चिमी भाग में है, ये ध्यान रखना। 500 मीटा दो बताने वास्ते क्या न्यू नहीं के मैं मीटा पास नक्शा था ने यूं लिखियोड़ा मिल जाए, बाद में थे मतलब मन में गाड़ दो के अरे गुरुजी 500 नक्शे में लाइन कर दी, मान दी क्या कौन, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना पड़े माने, ठीक। देखो इसका सर्वोच्च शिखर जो है, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, एकांकागुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, एकांकागुआ। अब मान लो एकांकागुआ की ऊंचाई पूछ ले
तो यूं तो मैप में लिखी हुई है सबकी ऊंचाई, ठीक है। फिर भी मैं बताऊं, इसकी बता देता हूं आप लोगों को, 6960 मीटर ऊंची है। ये कितनी है? 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है एकांका गुहा की, है ना। और एकांका गुहा स्पेशली, वैसे तो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे, लेकिन एक देश पूछ ले तो फिर ध्यान रखना ये अर्जेंटीना में है, तो फिर ध्यान रखोगे कि ये अर्जेंटीना के अंदर है। ये कहां है? अर्जेंटीना के अंदर है, फिर इसको ध्यान रखना है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकांका गुहा, आपके एकांका गुहा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंका अपने मैंने आप लोगों को बताई थी इसके अंदर कि यहाँ पे एकांका गुहा है, इसके अलावा एंकोह्यूमा भी है, एंकोह्यूमा भी है, ये भी ध्यान रखें। एंकोह्यूमा 6430 मीटर ऊंची है और ये है 6960 मीटर, ठीक है। इसके अलावा फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटी आती है इसमें, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है, ऊपर की तरफ है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वेडोर कहाँ है? अपने उत्तरी मतलब दक्षिण अमेरिका के उत्तरी साइड। अभी मैं कह दूं उत्तरी अमेरिका तो पांचों थे, कह दो गुरुजी उत्तरी अमेरिका कटवाई, तो दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी साइड में कहा है? इक्वेडोर, ये रहा यहां पे। तो इक्वेडोर के अंदर ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, कोटोपैक्सी। और चिम्बेरेजो ये भी इक्वेडोर में है, लेकिन ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। अब देखो ज्वालामुखी तीन तरह के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। ये तो पता है ना आप लोगों को। सक्रिय जिसमें से हमेशा लावा निकलता ही रहता, वो शांत रही कौन, वो बुट 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 कर कोई करे, बिंग पाड़े कोई नहीं जा सके। गर्मी बहुत ज्यादा होती है वहां, लावा निकलता रहता है, मैग्मा निकलता रहता है, ठीक है। मैग्मा जमीन के अंदर जो चलता है वो मैग्मा है, बाहर आ गया तो लावा है। ज्वालामुखी आप लोगों के है नहीं, रीट वालों के होता है, तो मैं पढ़ाता हूँ ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से उनको बता देते हैं। चलिए आप लोगों के लिए बेसिक यह है कि तीन तरह के ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा सक्रिय रहते हैं, ठीक है। सुसुप्त ज्वालामुखी जो कभी उद्गार हुआ था लेकिन अभी निकट कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कभी भी फूट सकता है, उससे छेड़छाड़ करनी मना है, वो है सुसुप्त ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी भले कितनी छेड़छाड़ करो बल्कि रिएक्शन नहीं दे, यानी कि उसमें से उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, वो मृत ज्वालामुखी है। तो तीन तरह के ज्वालामुखी, जिसमें से दो तरीके के ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ है। इक्वेडोर के अंदर कोटोपैक्सी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, और सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? चिम्बेरेजो है। आगे बात समझ आई कि नहीं आई? आई तो भाई स्क्रीनशॉट लो, आई तो स्क्रीनशॉट लो, बस आगे बढ़ना जल्दी फटाफट। देखो टाबलो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि घास के मैदान आप लोगों को भाई साहब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस दक्षिण अमेरिका की क्लास की सारी स्लाइड्स में से ये घास के मैदान वाली स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घास के मैदान ही बहुत ज्यादा है। तो यहां से सवाल बहुत सारे बनते हैं। देखो सबसे पहले नंबर पे अपन पढ़ रहे हैं लानोस। लानोस क्या है? वेनेजुएला में ओरोनिको नदी द्वारा निर्मित उष्ण घास के मैदान है। अब देखो कौन से उष्ण है और कौन से शीतोष्ण है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया, और इसी तरीके से प्रश्न पूछते हैं कौन से उष्ण और कौन से शीतोष्ण। लानोस पूछे तो यानी कि लाल लाइट लगी हुई है, उष्ण है। लानोस लाल लाइट है भाई, गर्म होती है तो कोई चीज लाल हो जाती है, तो लाल लाइट है। लानोस उष्ण घास के मैदान है। कहां पे है? वेनेजुएला के अंदर है। कहां पे है? वेनेजुएला के अंदर है लानोस, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर देखो कंपास, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरे पे ब्राजील में पाए जाने वाले कौन, कहां पाए जा रहे हैं और प्रकृति कैसी है, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ये कंपास कहां पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाने वाले सवाना प्रकार के हैं। ये कैसे हैं? सवाना प्रकार के घास के मैदान है, कंपास घास के मैदान, ठीक है। कंपास अलग है और पंपास अलग है, ये भी ध्यान रखना है आपने को। कंपास अलग आते हैं, पंपास अलग आते हैं। कंपास ब्राजील के अंदर, देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये दे रखे, देखो ग्रीन चाको सेल्वास बता दिया है, यहाँ पे लानोस बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये पंपास बता दिए। तो यहाँ इस मैप के अंदर आप लोगों के स्पेशली घास के मैदान भी इंगित किए हुए हैं, ठीक। फिर आता है ग्रान चाको। मैं इसको ज्यादातर मेरे मुंह से ग्रीन चाको निकल जाए तो भी ग्रान चाको ही समझ दो, है ना। ग्रान चाको ही समझना इसको। इसका ग्रान चाको यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें, इसका शाब्दिक अर्थ ग्रान चाको का देखते हैं तो शाब्दिक अर्थ होता है शिकारगाह। क्या होता है? शिकारगाह, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और ये इस ग्रान चाको जो घास के मैदान है, इसके अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं भाई साहब, इतनी कठोर लकड़ी के वृक्ष होते हैं। यहाँ पे कठोर लकड़ी के वृक्ष इतने होते हैं कि मतलब कुल्हाड़ी लेके कोई काटने जाते हैं कुल्हाड़ियां टूट जाती है। तो इन ग्रान चाको घास के मैदानों को कुल्हाड़ी तोड़ने वाले घास के मैदान भी कहते हैं, ठीक है। ये भी लिखूं क्या? तो यहाँ पे जो है आप ग्रान चाको के अंदर और चीज क्या लिखोगे? कठोर लकड़ी। क्या यहाँ पे कठोर लकड़ी बहुत ज्यादा है,
कठोर लकड़ी होने से क्या है, इसको बोलते हैं कुल्हाड़ी तोड़ने वाले। क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी तोड़ने वाले, तोड़ने वाले घास के मैदान। इनकी खासियत है ग्रान चाको, ठीक है। ये कहाँ है? ये बोलीविया, अर्जेंटीना, उत्तरी पराग्वे में पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। भैया ग्रान चाको कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय। लानोस कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। कंपास कैसे है? सवाना प्रकार के हैं। कंपास कैसे है? सवाना प्रकार के। और क्या ध्यान रखेंगे स्पेशली कि पराग्वे के निचले मैदानों को, ठीक है, क्या कहा जाता है? प्लाटा कहा जाता है। यहां से एक नदी भी निकलती है, डी प्लाटा नाम है उसका, है ना। तो पराग्वे के निचले मैदानों को क्या कहा जाता है? प्लाटा कहा जाता है। ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। और यदि ग्रान चाको का मुख्य वृक्ष पूछा जाए इस ग्रान चाको का, तो एक वृक्ष है जिसका नाम मुझे याद आ रहा है, क्वेब्रेको, ठीक है। क्वेब्रेको मुख्य वृक्ष है। ये क्या है? मुख्य, यहाँ पे ज्यादातर ये मुख्य वृक्ष पाया जाता है कठोर लकड़ी वाला, क्वेब्रेको है। लेकिन एक्स ब्रेको हो जाता है। ये एक्स यानी कुल्हाड़ी, ब्रेको यानी तोड़ना, तो एक्स ब्रेको के रूप में काम करता है ये क्वेब्रेको। याद हो जाइए, हाँ, एक्स ब्रेको के रूप में काम करता है। एक्स मतलब ए एक्स ही एक्स, ठीक है। एक्स मतलब ए एक्स ही, एक्स मतलब मैं ये वाला एक्स नहीं बता रहा आप लोगों को, एक्स मतलब ए एक्स ही, ठीक है। चलिए देखो, पंपास घास के मैदान, ठीक है। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान है। पंपास में क्या ध्यान रखोगे? शीतोष्ण घास के मैदान है। शीत यानी ठंडा। अब कैसे याद रहेगा? पंपास, गर्मी आ रही है, क्या पिएंगे? पेप्सी। प से पेप्सी, प से पंपास। गर्मी आ रही है तो पेप्सी तो ठंडी करके पीनी पड़ती है, पेप्सी तो ठंडी करके पीनी पड़ती है। तो बस इस तरीके से याद रह जाएगा। पंपास कैसे है? शीतोष्ण घास के मैदान है। मुख्य चीज क्या है? याद करना। मुख्य चीज क्या है? चीजें याद होनी चाहिए। तो पंपास घास के मैदान है। यहाँ पे अल्फा अल्फा घास बहुत पाई जाती है। बताइए, पंपास घास के मैदान है, यहाँ पे अल्फा अल्फा घास बहुत पाई जाती है। अर्जेंटीना के अंदर ये है, ठीक है। अर्जेंटीना में ये स्थित है। अब इसे ना पंपास घास के मैदानों को कहा जाता है ब्रेड बास्केट, यानी कि दक्षिण अमेरिका की रोटी की टोकरी कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं? रोटी की टोकरी कहा जाता है। ब्रेड बास्केट के नाम से जाने जाते हैं ये पंपास घास के मैदान, क्योंकि शीतोष्ण घास के मैदान है। गेहूं के लिए बहुत बढ़िया इनकी जलवायु रहती है ना। फिर देखो आते हैं आपके सेल्वास घास के मैदान। कौन से आते हैं? सेल्वास घास के मैदान आते हैं अमेज़न बेसिन के संवहनीय वर्षा द्वारा, मतलब सघन जो वन पाए जाते हैं, सघन वर्षा वन पाए जाते हैं, वो यहीं पे पाए जाते हैं, सेल्वास घास के मैदान। सघन वर्षा वन है यानी कि जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो यहां पे क्या ध्यान रखोगे? सर्वाधिक जैव विविधता। क्या ध्यान रखोगे? सर्वाधिक जैव विविधता। इसीलिए सर्वाधिक जैव विविधता के कारण इसे कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है इसे। पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ, इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और क्या ध्यान रखोगे? अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। पंपास को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। बहुत ज्यादा इसके अंदर जैव विविधता देखने को मिलती है, इसलिए ये सारी चीजें। अब देखो घास के मैदान को अपन ने कितना समय दिया। मान के चलो कि प्रश्न यहां दक्षिण अमेरिका से पूछा तो घास के मैदान से पूछेगा। प्रश्न कैसा पूछते हैं? मिलान वाला पूछते हैं। कौन सा उष्ण कटिबंधीय, कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय, उपनाम से पूछ सकते हैं, स्थिति के अनुसार पूछ सकते हैं। अपन ने सारे तरीकों से पढ़ा है, तो जो पर्याप्त है या नहीं, पूछने वाले बच्चे अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ चीजें सही तरीके से आगे चल रही है। याद होना मुख्य बात है। तो पंपास से पेप्सी याद रह जाए, पेप्सी से पंपास रह जाएगा, शीतोष्ण याद रह जाएगा। लानोस से लाल बत्ती याद रह जाएगी, गर्मी याद रह जाएगी, यानी कि उष्ण याद रह जाएगा। याद रह जाएगा। फिर कंपास बताएं आप लोगों को, सवाना प्रकार के, याद रह जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को ग्रान चाको बताया है और ग्रान चाको में उष्ण कटिबंधीय बताया है, याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं बस, और क्या है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो टावरा आगे बढ़ना। अब देखो नदियां, नदियों में ज्यादा नहीं पढ़नी आप लोगों को, 2-3 नदियां पढ़ लो। अमेजन पढ़ लो, सबसे मेन अमेजन ही है। ओरोनिको पढ़ लो, ठीक है। और ये डी ला प्लाटा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के अमेजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के कौन सी नदी है? अमेजन है। अब देखो विश्व की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो पहली कौन सी? पहली कौन सी? नील नदी सबसे लंबी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। एशिया की देखते तो यांगटी चिकियांग है ना, सभी जगह की अलग अलग आप लोगों को बताइए। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो आप लोगों के अमेजन है। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 6450 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
इसकी लंबाई कितनी है? 6450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ये देखें तो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, लेकिन मुख्य उद्गम यदि देश पूछ ले, कुछ देश पूछ ले तो ध्यान रखना पेरू से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? एंडीज पर्वतमाला के पेरू से इसका उद्गम होता है। ये विश्व की सर्वाधिक जल क्षमता वाली है, यानी कि इसकी चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है। सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी के अंदर आती है। भारत की सबसे चौड़ी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और विश्व की चौड़ी नदियों के अंदर आती है आपके अमेजन पहले स्थान पे, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक जल क्षमता वाली नदी है। एंडीज पर्वतमाला से निकल के अटलांटिक महासागर के अंदर ये गिरती है। एंडीज पर्वतमाला से निकल के अटलांटिक महासागर के अंदर गिरती है। ब्राजील के पास में ये विषुवत रेखा के पास में, भूमध्य रेखा जो है ना आपकी, ब्राजील के पास भूमध्य रेखा के पास के ये गिर जाती है अटलांटिक महासागर के अंदर, ठीक है। तो ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, कहां पे? भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के समीप, ठीक। याद रखना ये इसका सर्वाधिक विस्तार कहां देखने को मिलता है? ब्राजील में। और ज्यादातर इसकी जो नदियां हैं, ज्यादातर इसकी सहायक नदियां जो है वो आप लोग ध्यान रखें कि ब्राजील के अंदर ही इसकी सहायक नदियां जो है वो देखने को मिलती है। सहायक नदियां लिखवा दूं क्या इसकी सहायक नदियां लिखवा देते हैं, चलिए। इसकी ही पूछ सकते हैं, बाकी तो आप लोगों को मुश्किल ही है पूछना, लेकिन इसकी पूछी जा सकती है। ब्राजील, ये अमेजन की जो है सहायक नदियां पूछी जा सकती है, तो लिखो आप इसके अंदर जापुरो, ठीक है। मेडिरा, मेडिरा सबसे मुख्य नदी है, इसकी सबसे मुख्य सहायक नदी है मेडिरा, ठीक है। ये ध्यान रखो, जापुरो, मेडिरा, निग्रो, जापुरो, मेडिरा, निग्रो। इसके अलावा आप लोगों के हैं पुरुष और जिंगू, ठीक है। पुरुष और जिंगू, पुरुष, जिंगू, और एक जुगुरा और है, नाम ऐसे ही है इनके, ठीक है। जुगुरा, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। ज्यादातर है ना, यहाँ पे देखो अमेजन नदी ये रही है ना, इसको माउथ ऑफ अमेजन बोला जाता है इसको, है ना। तो ये जो है इसकी सहायक नदियां सारी की सारी आप लोगों को ध्यान रखनी है। जापुरो, मेडिरा सबसे मुख्य, जापुरो, मेडिरा, निग्रो, पुरुष, जिंगू, जुगुरा, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं अमेजन की, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन ओरोनिको नदी पे। इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है वेनेजुएला में। अब देखो मैंने इसीलिए पहले आप लोगों को मैप पे सारे देश बताए कि कौन सा देश कहां है, ये स्थिति अपने दिमाग में होनी चाहिए। फिर बार बार आएगा ये वेनेजुएला में, ये चिली में है, ये अर्जेंटीना में है, ये इक्वेडोर में है, ये पेरू में है, ये बोलीविया में है। तो वो चीजें दिमाग में, देशों की स्थिति याद होनी जरूरी है, इसलिए मैप बताया पहले, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका सर्वाधिक विस्तार कहां है? वेनेजुएला में है। इसकी सहायक नदी कैरोनी है, और इस कैरोनी पे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है, जो इसका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 979 मीटर ऊंचा है, और ये वेनेजुएला के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहां है एंजिल जलप्रपात? वेनेजुएला के दक्षिण पूर्व में। स्थिति पूछी जा सकती है, आजकल ये स्थितियां पूछ रहे हैं। तो वेनेजुएला के दक्षिण पूर्व में स्थित है एंजिल जलप्रपात, जो आपके ओरोनिको नदी की सहायक कैरिनो नदी के ऊपर है। किस पे ऊपर है? कैरोनी, कैरिनो नहीं, कैरोनी नदी के ऊपर है, ठीक है। कैरोनी नदी पे है, ये ध्यान रखो। इसी कैरोनी नदी पे एक बांध भी बना हुआ है, जिसका नाम है आप लोगों के गुरी बांध, ठीक है। जिसका बांध है आप लोगों के गुरी बांध, गुरी बांध भी बना हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं अपन डी लाप्लाटा नदी पे। अब डी लाप्लाटा एक्चुअली कोई एक नदी नहीं है, इसके अंदर 3 नदियां मिलती है। यहां पे देखोगे आप कि पराना नदी, पराग्वे नदी और उरुग्वे नदी, ये जब मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा यहां बनती है, उसको कहा जाता है डी लाप्लाटा नदी। देखो ये पराना, पराग्वे और उरुग्वे तीनों नदियों की संयुक्त धारा है, तीनों नदियों की संयुक्त धारा है, जिसको बोला जाता है डी लाप्लाटा नदी। और पराना नदी जो है, इस पर इटियापू बांध बना हुआ है, ये पूछा जा सकता है। इटियापू बांध बना हुआ है पराना नदी, तो ये भी पूछा जा सकता है। ये देखो ये पराना नदी आ रही है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे अपन। ओके, नदियां कंप्लीट, एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, चिंता ही मत करो, ठीक ठाक रहो। अब देखो, अब पढ़ा मतलब दक्षिणी अमेरिका की अलग अलग विशेषता, ठीक। बाकी ये चीजें तो जैसे हो गई, अब इसके अलावा कुछ और विशेषताएं पढ़ लेते हैं अपन, है ना। तो ये चीजें कुछ रहा तो नहीं पीछे? नहीं, बराबर है, ठीक। तो हम पढ़ला की विशेषता, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता? मैंने आप लोगों को अभी बताया था
इसको बोला जाता है हॉर्न अंतरिप। क्या बोलते हैं? हॉर्न अंतरिप बोला जाता है, यानी कैप ऑफ हॉर्न, है ना? क्या बोला जाता है? कैप ऑफ हॉर्न बोला जाता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है? पेरू और बोलिविया देशों की सीमा पर स्थित है, जिसका नाम है टीटीकाका झील। क्या नाम है? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील है। यदि इसकी ऊंचाई देखें तो ये 3811 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये सबसे ऊंची झील जो नौकागम्य है। देखो, सबसे ऊंची यही नहीं है, सबसे ऊंची नहीं है ये, लेकिन ऐसी झील जहां पे नाव चलाई जा सके वो उनमें सबसे ऊंची देखें तो ये है आप लोगों के टीटीकाका। यदि इसकी लोकेशन पूछ ले तो ध्यान रखना, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है ये टीटीकाका झील। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी, विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी, इसका नाम क्या है? कैंडोर। कैंडोर यहां पे पाया जाता है, कैंडोर पाया जाता है। यदि आप जाओगे अपने दक्षिण अमेरिका के जंगलों में तो वहां पे एनाकोंडा देखने को मिलेंगे, एनाकोंडा वहीं पाए जाते हैं। एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर स्थित वनों को क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है मोंटाना, इनको बोला जाता है मोंटाना। ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है, याद रखना। ओजस डेल सलेडो ज्वालामुखी कहां स्थित है? ओजस डेल सलेडो जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों के एक यहां दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और यदि इसकी लोकेशन पूछते हैं तो इसकी लोकेशन है चिली और अर्जेंटीना के मध्य, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। मतलब दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछे तो ओजस डेल सलेडो ही है, ओजस डेल सलेडो ही है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? जो सबसे ज्यादा तेल उत्पादक देश है वो कौन से हैं? दो देश याद रखने, एक तो वेनेजुएला, वेनेजुएला और कोलंबिया, वेनेजुएला और कोलंबिया, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक कहवा और गन्ना उत्पादक, कहवा और गन्ना उत्पादक देश है आप लोगों के ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। ऐसे याद रख लेना, कंगना गई ब्राजील। क्या याद रखो? एक ट्रिक बताऊंगे, कंगना, कंगना गई ब्राजील। देखो, फुटबॉल की टीमें ज्यादातर यहीं की आती है, फुटबॉल की टीमें ज्यादातर अर्जेंटीना, आपके ब्राजील की टीम वगैरह बहुत मजबूती से खेलती है। कंगना गई ब्राजील, यानी कहवा और गन्ना, ऐसे याद रख लेना, ब्राजील, ठीक है। ब्राजील का बंदरगाह जो कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, कौन सा बंदरगाह है? सेंटोस बंदरगाह है। कौन सा है? सेंटोस बंदरगाह, जो यहाँ पे गन्ने के जो बागान होते, कहवा के जो बागान होते हैं ना, ये कहवा, कहवा यानी कॉफी, तो कहवा के बागान यहां लिख देता हूं मैं, कहवा के बागान जो होते हैं वो कहलाते हैं आप लोगों के, क्या कहते हैं? कहवा के बागानों को फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। एक तो ये ध्यान रखना, एक कहवा मंडी, कहवा की जो मंडी होती है वो साओ पोलो, साओ पोलो उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, साओ पोलो, कहवा मंडी के लिए साओ पोलो प्रसिद्ध है। और कहवा के लिए एक मिट्टी, कहवा की खेती के लिए मिट्टी आप लोगों को पूछे कि मिट्टी कौन सी भाई, तो मिट्टी है टेरा रोसा, टेरा रोसा मिट्टी इसके लिए अनुकूल है, ठीक है। ये कहवा से संबंधित ध्यान रखना, ये आप लोगों को पूछे जाते हैं, ये कहवा से संबंधित चीजें पूछी जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो टावरा। ठीक है, अब देखो, विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान कौन सी है? ये ब्राजील के अंदर है, इसका नाम है अमापा खान। क्या है? अमापा खान। ऐसे लगता है जैसे कि व्यक्ति का नाम हो, लेकिन खान का नाम है, ब्राजील के अंदर है। कहां पे है? ब्राजील के अंदर है अमापा खान, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा
नगर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो। ये कई बार आप नाम पढ़ते हैं, रियो डी जेनेरियो नगर। कौन सा है? रियो डी जेनेरियो नगर सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, रियो डी जेनेरियो नगर। ठीक है, और देखो अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्म क्या कहलाते हैं? पशु फार्म कहलाते हैं एक्टांजिया। क्या कहलाते हैं? एक्टांजिया कहलाते हैं। और ये जो पशुपालक है ये कहलाते हैं ग्वांको। ये क्या कहलाते हैं? ग्वांको। एक्टांजिया और ग्वांको याद रखना। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्म और पशुपालक क्या कहलाते हैं? एक्टांजिया और ग्वांको कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? वो अर्जेंटीना है। कौन सा है? अर्जेंटीना है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश। विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? अरे भैया चिली। चिली में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन होता है। ठीक है, विश्व की तांबा राजधानी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? यह है चुकची का माता। क्या है? चुकची। चुकची। चुकची का माता खान। ठीक है, चुकची का माता खान चिली के अंदर ही। चुकची का माता खान चिली के अंदर है, जो विश्व की तांबा राजधानी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यह ध्यान रखना। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? ये बोलीविया की राजधानी है लापास। कौन सी है? लापास बोलीविया की राजधानी है। बोलीविया। बोलीविया की राजधानी है लापास। और दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सबसे ज्यादा नगरीकृत देश है उरुग्वे। सबसे ज्यादा नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे है। विश्व का सबसे ज्यादा पन्ना कहां पाया जाता है? पन्ना पाया जाता है कोलंबिया में। कहां पे पाया जाता है? कोलंबिया के अंदर पन्ना ज्यादा पाया जाता है। ये सारे दक्षिण अमेरिका से संबंधित अन्य विशेषताओं के अंदर ध्यान रखनी है आपको। स्क्रीनशॉट लो भाई। इसके साथ ही आप लोगों के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की क्लास पूरी हो गई है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की क्लास पूरी हुई। इसके अलावा एक और चीज है, जो अटाकामा मरुस्थल है, वो भी ध्यान रखना कि दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी दिशा में पाया जाता है अटाकामा मरुस्थल, जो शायद इसमें आया नहीं है, तो वो एक स्थिति उसकी पूछी जा सकती है। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये दोनों चीजें लिख लेना। पश्चिम दिशा में है, एंडीज पर्वतमाला के अंदर पाया जाता है यहाँ पे, और सबसे शुष्क मरुस्थल है अपने अटाकामा मरुस्थल। उसके अंदर एक अरिका नामक स्थान है, जो सबसे शुष्क स्थल माना जाता है विश्व में, और शुष्कतम के अंदर ही आता है अटाकामा पूरा, जिसके अंदर अरिका जो स्थल है वो सबसे शुष्क स्थल के अंदर आता है। दो तीन चीजें जो आप बताइए वो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये चीजें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, एक पेंटागोनिया का पठार है, वो भी मैप में आप लोगों को बताया गया, वो पेंटागोनिया के पठार की स्थिति भी नोट कर लेना। तो ये अब आप लोगों के मतलब क्लास पूरी हो चुकी है। ठीक, आप लोगों के लिए डिटेल पुस्तक तो ऑलरेडी आ चुकी है। एक रिवीजन बूस्टर विश्व भारत जीके का बहुत जल्द मैं देने वाला हूं, जो अपने जीजीडी वन लाइनर लास्ट टाइम आई थी, रिवीजन बूस्टर के नाम से आएगा अब, जो रिवीजन के काम आएगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ आप लोग मतलब उसको पढ़ लो वो काफी है, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही आप लोगों को ये पुस्तक दी है, इसके अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर किए गए, बहुत बढ़िया डिटेल के साथ में चीज दिया है। लेकिन जब रिवीजन बूस्टर यदि किसी को चाहिए कि हमें तो भाई 2 महीने ही मिल रहे हैं, अब इसमें क्या पढ़े हम, तो वो पढ़ लो। 70 से 80% सवाल उसमें से भी आप लोगों के बनेंगे, इतनी उसके अंदर भी मेहनत की जाती है। ठीक है, बाकी आप लोग अभ्यास करते रहे। और मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि मॉडल पेपर जो टेस्ट सीरीज है, 10 मॉडल पेपर जो जीके के आप लोगों को दिए हैं विद डिटेल, पूरा नया पैटर्न है। इतनी शानदार व्याख्या, इतने शानदार प्रश्न, बिल्कुल नए प्रश्न है, दिमाग के तार जो है झनकार मारने लग जाएंगे। इतने शानदार प्रश्नों का कलेक्शन आपको 10 मॉडल पेपर वाली टेस्ट सीरीज में दी है। टॉपिक वाइज के अंदर भी जोड़ेंगे, एक एक टेस्ट प्रत्येक टॉपिक का जोड़ेंगे, अप्रैल एंड तक जुड़ जाएंगे सब, क्योंकि समय लगेगा थोड़ा। प्रत्येक टॉपिक के 10, 15, 20 प्रश्न तक का टेस्ट, हर टेस्ट के अंदर 15-20 प्रश्न रखेंगे, जो नए तरीके के प्रश्न सारे के, हाँ आप और अभ्यास कर लो। वैसे तो इनके अंदर है वो वाले प्रश्न सारे, लेकिन अपन स्पेशली उन्हीं प्रश्नों के एक एक टेस्ट सभी टेस्ट सीरीज के अंदर जोड़ने वाले हैं। तो जिन्होंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है या नहीं की है तो कर लो, अभ्यास करो, जितना अभ्यास करोगे उतना फायदा होगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन को, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।